हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसके बारे में क्रैश कोर्स कराने वाला हूँ। मतलब इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। मतलब जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को एंट्रांस एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है वो टॉपिक को लेके मैं आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते रहिए। केमिकल बॉन्डिंग का जो 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 टॉपिक इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, पहले ionic bond, covalent bond, coordinate bond, फिर dipole moment, फिर formal charge calculation, फिर है फजान्स रूल, VSEPR theory, structure and hybridization, फिर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा टॉपिक आज मैं केमिकल बॉन्डिंग यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। केमिकल बॉन्डिंग से 2 या 3, मतलब नीट के लिए बोल रहा हूँ, 2 या 3 एमसीक्यू जरूर आने वाला है आप लोगों के लिए। और जे मेंस बोलो फिर भी उसमें भी 2-3 एमसीक्यू केमिकल बॉन्डिंग से रहता ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मायने रखता है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये जो टॉपिक मैंने बताया, ये टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। मतलब सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कितना है, फिर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछा जाता है, आइसो स्ट्रक्चरल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है और आएगा भी आप लोगों के लिए। तो ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ये टॉपिक ज़रूर आप लोगों को देखना है। तो इसके ऊपर जितना मतलब फास्ट हो सके मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। एक एक करके देखते रहिए। ठीक है, चलिए। पहले जो है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड किसको कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड देखिए, फॉर्म नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है किसमें? आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक दूसरे के साथ अटैचमेंट में आते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और एक बात है, इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। जैसे सपोज सोडियम के पास क्या है 281 और क्लोरीन के पास 287। तो यहाँ पे लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, ये ट्रांसफर होता है क्लोरीन की तरफ। तो ट्रांसफर हो जाने के बाद, शिफ्ट हो जाने के बाद क्या होता है, क्लोरीन में भी क्या हो जाता है 288, लास्ट शेल फिलअप हो जाता है, ऑक्टेट फिलअप हो जाता है। आप लोगों को पता है ऑक्टेट फिलअप मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद यहाँ पे 8 होके स्टेबल हो जाता है और यहाँ पे 8 मतलब 2 और 8 ये भी स्टेबल हो गए। तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद स्टेबल हो गया, इसलिए इसको आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। और ये इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? आयन है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, आयन के थ्रू ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ये आयोनिक बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड होता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इन दोनों के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप लोगों को पता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए मिलता है। सपोज कार्बन दोनों के बीच क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड हो सकता है, फिर डबल बॉन्ड हो सकता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद डबल बॉन्ड हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद सिंगल बॉन्ड हुआ और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। तो बॉन्ड ज्यादा होता है, मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होता है, देखिए बॉन्ड
ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ उससे भी ज्यादा बड़ा है, फिर सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा है। क्यों? एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है इसलिए ज्यादा बड़ा होगा। इसमें सिंगल बॉन्ड में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है इसलिए थोड़ा करीब आ जाएगा, फिर यहाँ पे और करीब आ जाएगा क्योंकि और ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है इसलिए बॉन्ड लेंथ छोटा होता जा रहा है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा हूं क्या, देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा यहाँ पे। ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है सबसे ज्यादा, और डबल बॉन्ड उससे कम, और सिंगल बॉन्ड उससे भी कम। ठीक, चलिए फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ एक ट्रांसफर होने का टेंडेंसी रहता है। सपोज NH3 और BF3, देखिए एक के पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब फॉर्म होगा? जब इस एक के पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा और बाकी एक के पास क्या होगा? वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए। तो इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट कर सकता है, इसके पास कम है ये एक्सेप्ट कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, परमानेंट ट्रांसफर हो रहा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है और ये डोनेट कर रहा है। तो तब ये दोनों के बीच क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का टेंडेंसी फॉर्म होगा। तब जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको एरो देकर, देखिए यहाँ पे एरो देकर इसको डिनोट किया जा सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन दे देता है आप लोगों को पता है उसको लुईस बेस कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उसको लुईस एसिड कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, formal charge equal to number of valence electron minus number of lone pair electron minus half into number of bond pair electron। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, formal charge equal to number of valence electron minus number of lone pair electron minus number of हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो देख लेते हैं एक एग्जांपल लेके। सपोज यहाँ पे ओजोन मॉलिक्यूल ले लिया, O3 मॉलिक्यूल है, तो इसको ऑक्सीजन नंबर 1, इसको सपोज ऑक्सीजन नंबर 1 दे दिया, इसको ऑक्सीजन नंबर 2 और इसको ऑक्सीजन नंबर 3। यहाँ पे लोन पेयर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 1 2 3 4 और कितना चाहिए लोन पेयर? 2 चाहिए। यहाँ पे 1 2 है और 3 चाहिए। हाँ, ऐसे करके लोन पेयर दे सकते हैं। ऑक्टेट फिलअप करना है स्टेबल करने के लिए, बस वही दिमाग में रखिए। यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर 1 के लिए क्या होगा? ऑक्सीजन नंबर 1 के लिए फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? टोटल एटॉमिक नंबर है 8, तो 2,6, तो लास्ट सेल में कितना रहा? 6, वो 6 है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर, इस ये जो एक नंबर के लिए ऑक्सीजन नंबर 1 के लिए, ठीक है मैंने लिख लिया। तो यहाँ पे एक नंबर के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ लोन पेयर, कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, 6 माइनस 2 माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। देखिए इसके साथ रिलेटेड बॉन्ड पेयर कितना है? 1 2 3 बॉन्ड इसके साथ रिलेट है, मतलब कितना लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना रहा? 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इंटू 6 3, तो क्या होगा? 6 माइनस 2 माइनस 3, 6 माइनस 5 प्लस 1। तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या है? +1। ठीक है, फिर देखिए ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 2 के लिए 6 माइनस लोन पेयर कितना है? 4 माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड पेयर है तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 6 माइनस 6 होगा 0। ऑक्सीजन नंबर 3 के लिए देखिए 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी 6 है, माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड पेयर है 1 तो इलेक्ट्रॉन होगा 2, तो 1, तो 6 माइनस 7 तो -1। तो इसका चार्ज रहा 0 और इसका रहा -1। तो ओवरऑल चार्ज कितना है? देखिए
ओवरऑल चार्ज है जीरो। कैसे? +1 -1 क्या होता है? जीरो, और ये चार्ज भी इसका जीरो। तो फॉर्मल चार्ज एक्चुअली है क्या? फॉर्मल चार्ज है एक्चुअली पार्शियल चार्ज ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मतलब हर एक एटम का उस कंपाउंड में चार्ज कैसा रहा, मतलब कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज रहेगा, उसको कहेंगे इसका पार्शियल चार्ज। ठीक है, ऐसे करके और भी एग्जांपल आप लोग ले सकते हो। सपोज आप लोगों के लिए टास्क है ये इसका फॉर्मल चार्ज निकालिए, HClO4 का फॉर्मल चार्ज निकालिए, फिर HF का फॉर्मल चार्ज निकालिए, फिर COCl2 में एक क्लोरीन, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन के फॉर्मल चार्ज निकालिए। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। सेम टू सेम टेक्निक अप्लाई कीजिए, इजीली आप लोग कर सकते हो। कोई भी दिक्कत है तो बाद में मेरे को बताना। बहुत ही इजी टेक्निक है फॉर्मल चार्ज निकालने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट किसको कहते हैं? डाइपोल मूवमेंट को म्यू देकर डिनोट किया जाता है। डाइपोल मूवमेंट मतलब म्यू इक्वल टू ई इंटू डी, स्मॉल ई इंटू डी। ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू आयंस। देखिए म्यू इक्वल टू ई इंटू डी। तो ई क्या है? ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज कितना है? 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और डी मतलब कोई भी दिया हुआ है, सपोज दिया रहेगा आप लोगों को, दे देगा डिस्टेंस, फिर आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू आयंस। डिस्टेंस बिटवीन टू आयंस, ये है आप लोगों के लिए डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या है? डाइपोल मोमेंट की यूनिट है, इसका यूनिट है डी बाई, डी देकर डिनोट किया जाता है, कैपिटल डी से इसको डिनोट किया जाता है। तो देखिए डाइपोल मोमेंट ऐसे करके आप लोग म्यू इक्वल टू डी इंटू डी, फिर डाइपोल मोमेंट ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब मैं बताता हूं यहाँ पे डाइपोल मोमेंट एक्चुअली कैसे निकलते हैं और कैसे वेरिएशन होता है, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है। देखिए डाइपोल मोमेंट, इसके ऊपर पूछा जा सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, और पूछा जा सकता है व्हिच ऑफ द अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट ऑर्डर, और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज परमानेंट डाइपोल मोमेंट। सो ये सारा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप लोग चेक कीजिए नीट में, जेईई मेंस में। सो ऐसा टाइप का क्वेश्चन इससे रहता है और रहेगा भी। ठीक है, तो देखिए सपोज कोई, मतलब मैं जो इम्पोर्टेंट वाला है इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए BH3 का स्ट्रक्चर कैसा है? फिर BeCl2 इसका स्ट्रक्चर, फिर CO2, फिर ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, डाइपोल मोमेंट कैसे निकल सकते हैं आप लोग। ये BH3 का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या है, बोरोन और फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन है? फ्लोरीन है, तो उसके तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो खींचने के बाद इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड मूवमेंट का टेंडेंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने का टेंडेंसी किसके तरफ रहेगा? फ्लोरीन की तरफ रहेगा। तो दोनों का रिजल्टेंट डाइपोल क्या है, ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिजल्टेंट डाइपोल। और यहाँ पे क्या होगा? ऑपोजिट। तो रिजल्टेंट डाइपोल और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, फिर इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे इस तरफ एक, इस तरफ एक, डाइपोल मोमेंट इसका भी जीरो निकल कर आएगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव खुद की तरफ खींचेगा, फिर डाइपोल मोमेंट जीरो।
CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक क्लोरीन की तरफ ये, और ये देखिए एक 3 क्लोरीन, तीनों खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो क्या होगा, तीनों का रिजल्टेंट डाइपोल क्या होगा, नीचे इस तरफ होगा और इसका होगा ऊपर की तरफ। तो एक दूसरे को क्या होगा, रिजल्टेंट डाइपोल के साथ और ऊपर का एक मोमेंट है, बॉन्ड मोमेंट, तो एक दूसरे को इजीली कैंसिल कर सकता है। रिजल्टेंट को लेकर और ऑपोजिट वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट यहाँ पे 0 निकल के आएगा। यहाँ पे क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो ये खुद की तरफ खींचेगा, फिर ये तीनों ही खुद की तरफ खींचेगा, फिर इन तीनों का रिजल्टेंट और ये ऑपोजिट वाला रिजल्ट, मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट, नीचे जो तीन है ये तीनों का रिजल्टेंट और ऑपोजिट का रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो डाइपोल मोमेंट क्या निकल के आएगा, 0 आएगा डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए। आप लोगों को पता है सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर ऐसे करके लिख सकते हैं आप लोग। ये है सिस आइसोमर, सिस मतलब सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड होगा तो सिस आइसोमर। सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में लिखेंगे। देखिए सेम ग्रुप सेम साइड में है तो सिस आइसोमर, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में है तो ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो सिस और ट्रांस में किसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। देखिए इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ऑपोजिटली ओरिएंटेड है, इसलिए एक दूसरे को बॉन्ड मोमेंट डाइपोल मोमेंट कैंसिल होगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों का मतलब ऑपोजिट नहीं है, एक ही साइड में है सिस, तो इसका कोई भी एक डाइपोल मोमेंट रहेगा, ऐसा टाइप का मतलब सिस आइसोमर का एक डाइपोल मोमेंट रहता है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहता है, किसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो देखिए जिसका कैंसिल नहीं होगा उसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, जिसमें डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, मतलब टोटली कैंसिल आउट नहीं होता है, उसको उसमें क्या होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। लाइक SH4 देखिए, ये है SH4 का स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकता है, मगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। तो ऐसा जिसमें माइनस मतलब 0 नहीं होगा उसमें क्या है, डाइपोल मोमेंट रहता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग जिसमें डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है वो वाला ही परमानेंट डाइपोल शो करते हैं। ठीक है, ClF3 ये इसमें आप लोग देख सकते हो। चलिए फिर और एक टाइप का ले लेते हैं। और एक टाइप कैसा तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए ऑर्थो मेटा पैरा बेंजीन कंपाउंड जो है ये है ऑर्थो आइसोमर, ये है मेटा आइसोमर और ये है पैरा आइसोमर। ठीक है, ऑर्थो मेटा और पैरा आइसोमर है। तो ये इन तीनों के बारे में बताया गया। देखिए ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा, इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन। तो एक कहाँ पे ऑपोजिट पोजीशन में ओरिएंटेशन है, यहाँ पे है, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे का ऑपोजिट पोजीशन में स्थित है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होगा, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट 0 होगा क्योंकि ये और ये एक दूसरे को कैंसिल किया, तो डाइपोल मोमेंट इसका 0 रहेगा। और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, मेटा पोजीशन में 0 नहीं होगा और ऑर्थो पोजीशन में भी 0 नहीं। तो इसका ऑर्डर अगर पूछा गया तो क्या होगा, ऑर्डर होगा ऑर्थो ग्रेटर देन मेटा ग्रेटर देन पैरा। मस्ट रिमेंबर ऑर्थो पोजीशन में सबसे ज्यादा होगा क्योंकि पास में है दोनों, फिर होगा मेटा में, फिर होगा पैरा में। डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर में बता रहा हूं। ठीक है, पैरा में सिर्फ पैरा में ही पैरा आइसोमर ही 0 डाइपोल में शो करते हैं। फिर देखिए और एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है इससे, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर।
परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर किसको कहते हैं? परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इक्वल टू ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट बाय कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट इनटू 100%. ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट बाय कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट इनटू 100%. ऐसे करके आप लोग ये आयोनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकल सकते हो. तो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट वो लोग एक ऑब्जर्व वैल्यू दे देगा आप लोगों को. ऐसा टाइप का न्यूमेरिकल है और पहले भी आ चुका है जेएमएस के लिए. फिर कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट, कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट आप लोगों को वैल्यू दिया हुआ होगा. उस वैल्यू को यूज करके सपोज E इंटू डी आप लोगों को पता है म्यू इक्वल टू E इंटू डी, वो यूज करके आप लोग कर सकते हो. तो E का वैल्यू आप लोगों को पता है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU, और D जो डिस्टेंस वो लोग आर्मस्ट्रॉन्ग में या फिर कोई भी एक यूनिट में दे सकता है. आर्मस्ट्रॉन्ग को पता ही है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. ऐसे करके जो मीटर चाहिए मीटर में कन्वर्ट करना अच्छा होगा. मीटर में आप लोग कन्वर्ट करके इजीली जो वैल्यू आएगा, फिर ऑब्जर्व बाय कैलकुलेटेड करके जो वैल्यू आएगा वही होगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर. तो एक कंपाउंड में 50% आयनिक हो सकता है, तो बाकी 50% क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा. तो जो आयनिक कैरेक्टर होगा बाकी परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर शो करने वाला. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे और एक टाइप जो डाइपोल मोमेंट निकालने का क्वेश्चन आ सकता है, उसमें म्यू इक्वल टू रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस अल्फा. ठीक है, ये भी जेईई मेंस एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो अल्फा का एंगल 60 डिग्री होगा ऑर्थो के समय, फिर अल्फा के एंगल 120 डिग्री होगा मेटा के समय, फिर अल्फा एंगल 180 डिग्री होगा पैरा आइसोमर के समय. ठीक है, तो म्यू इक्वल टू μ1 स्क्वायर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर बाय 2 μ1 μ2 कॉस अल्फा. वो μ1 μ2 का वैल्यू आप लोगों को दिया हुआ होगा. ये कब निकालेंगे? जब टू डिफरेंट ग्रुप्स होगा. देखिए सपोज ये जो x है इसके साथ ये ग्रुप y है, ऑर्थो पोजीशन में y है, या फिर पैरा पोजीशन में y है, या फिर मेटा ऑर्थो पोजीशन में y, फिर मेटा में y, फिर पैरा में y. मतलब डिफरेंट ग्रुप है. जो पहले ऊपर में है उसके साथ बाकी जो ग्रुप रहेगा वो डिफरेंट ग्रुप है. तब ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप लोग निकल सकते हो और इसका वैल्यू μ1 μ2 का वैल्यू वो लोग दे देगा. ठीक है, या फिर वैल्यू भी दे सकता है. इसको यूज करके आप लोग इजीली कर सकते हो. तो ऐसे ये सब मैं डाइपोल मोमेंट के बारे में बताया. कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयोनिक कंपाउंड, मतलब कोई भी एक आयोनिक कंपाउंड कितना कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है, ये इसके जो रूल्स में जो बताया गया उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग निकल सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे स्मॉलर द चार्ज ऑफ कैटायन, स्मॉलर द चार्ज ऑफ कैटायन, लार्जर, स्मॉलर द साइज लिख लीजिए पहले, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, लार्जर द साइज ऑफ एनायन. higher the charge on cation and anion. Elements with 18 electronic configuration will have 18 electronic configuration will have higher polarizing power, और आप लोग कह सकते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर. पोलराइजिंग पावर भी हम लोग निकाल सकते हैं. और पोलराइजिंग पावर 10 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर्ड एलिमेंट. तो देखिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ये एक्चुअली क्या बताया गया यहाँ पे, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन. तो पोलराइजिंग पावर क्या है एक्चुअली? देखिए कैटायन जो जितना छोटा होगा, एनायन कैटायन के तरफ खींच के चला आएगा. क्योंकि कैटायन क्या है? इलेक्ट्रॉन छोड़ के न्यूक्लियस के तरफ
सामने न्यूक्लियस के सामने आ गया, तो न्यूक्लियस के सामने ज्यादा के ज्यादा आ गया तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है, प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचेगा, एनायन को खुद की तरफ खींच लेगा। तो ये जो कैटायन का पावर है एनायन को खुद की तरफ खींचने का, इसको ही कहते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। ये जो पावर है ये है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एनायन कैटायन की तरफ झुक रहा है, मतलब ये खुद जा रहा है, तो ये इसको कहेंगे पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायंस टुवर्ड्स कैटायन। ये बहुत ध्यान रखिए बच्चों, ये जो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन का होता है जो कैटायन की तरफ खींच के चलाते हैं, फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ मतलब नजदीक आ जाएगा, पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, कैटायन का साइज जितना छोटा होगा और एनायन का साइज लार्जर द साइज ऑफ एनायन, एनायन का साइज ज्यादा बड़ा होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन, पोलराइजिंग पावर सब कुछ क्या होगा, ज्यादा होने वाला है, कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। फिर हायर द चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, देखिए कैटायन का चार्ज ज्यादा होने से और एनायन का चार्ज भी ज्यादा होने से साइज क्या होता है, कैटायन का चार्ज ज्यादा मतलब देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम 3+, सोडियम प्लस, तो कैटायन का देखिए चार्ज देखिए यहाँ पे प्लस, एक प्लस है, यहाँ पे 3+, मतलब हायर द चार्ज, यहाँ पे चार्ज हायर मतलब साइज क्या है, स्मॉलर है। हाँ वही बात बोल रहा हूं मैं, चार्ज ज्यादा होने से कैटायन का साइज छोटा होगा। और कैटायन एनायन के बारे में बताया गया तो क्या देखिए यहाँ पे Cl- F(S2-), देखिए यहाँ पे क्या होता है F-S2-, तो F1- यहाँ पे हायर द चार्ज ऑफ एनायन, 2- मतलब ज्यादा के ज्यादा चार्ज, तो ज्यादा चार्ज हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, साइज बड़ा होगा। उससे ऑपोजिट है, ये जो पहले आपने देखा इसका कैटायन, कैटायन से ऑपोजिट वाला है कि क्यों, यहाँ पे माइनस जितना होता है एनायन का साइज उतना बड़ा होता है, ज्यादा होता है। तो ज्यादा जब होगा तब यहाँ पे हायर द चार्ज ज्यादा तो साइज भी बड़ा, तो वही कॉन्सेप्ट आ गया फिर एक दो वाला कॉन्सेप्ट, हायर द चार्ज ऑफ एनायन, हायर द चार्ज ऑन कैटायन, हायर विल बी द पोलराइजिंग पावर। तो साइज छोटा होने से पोलराइजिंग पावर भी कम होगा, चार्ज कम होने से पोलराइजिंग पावर भी कम होगा। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स विद 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जिसका 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया उसका क्या है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन है जिसका उससे ज्यादा होगा। सपोज कॉपर वाला ले लेते हैं आप लोग, देखिए कॉपर का, सपोज कॉपर क्या है 29 है एटॉमिक नंबर, तो 18 कवर करके ही फिर 29 हुआ ना, तो इसके पास ज्यादा के ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इसका खींचने का, इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ ले लेने का एक टेंडेंसी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे सोडियम में क्या है, सोडियम का साइज छोटा है और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, कम है, और कॉपर में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, तो इसका कॉपर का पोलराइजिंग पावर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और सोडियम का पोलराइजिंग पावर उससे बहुत कम होगा। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया फर्दांस रूल के बारे में। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अरेंज द अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर, इंक्रीजिंग आयोनिक कैरेक्टर, इंक्रीजिंग पोलराइजिंग पावर, तो आप लोग लिख सकते हो। लिथियम को लेकर ये एग्जांपल ले सकते हो, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोराइड, ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, ऐसे करके आप लोग ले सकते हो। देखिए यहाँ पे लिथियम सब क्या है, सेम है, मगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये अलग अलग है, तो इसके ऊपर डिपेंड करके करेंगे, तो साइज ज्यादा होगा एनायन का, पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, आप लोगों को पता ही है, तो आयोडीन का साइज बड़ा होने से इसका पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा होगा LiI, फिर LiBr, फिर LiCl, फिर LiF। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ 2 या 3 ऑर्बिटल का, सब ऑर्बिटल का मिक्सिंग करके हाइब्रिडाइज्ड होता है। हाइब्रिड मतलब मिक्सिंग, तो यहाँ पे मिक्सिंग होके देखिए मैं चार्ट लिख रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड
नंबर ऑफ एटम एट हाइब्रिडाइजेशन, शेप और बॉन्ड एंगल। नंबर ऑफ एटम सपोज 2 होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp, शेप होगा लीनियर, फिर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ये 3 होगा तो sp2, ये होगा ट्रायंगुलर या फिर ट्राइगोनल प्लानर 120 डिग्री। फिर 4 होगा तो sp3 टेट्राहेड्रल, फिर 109.28 या फिर 109.5 डिग्री भी लिख सकते हो। 5 होगा sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल 120 डिग्री 90 डिग्री। 6 होगा sp3d2 ऑक्टाहेड्रल 190 डिग्री होगा। फिर 7 होगा sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल 90 डिग्री और 72 डिग्री। ठीक, तो देखिए ये चार्ट आप लोग लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसके ऊपर डिपेंड करके आप लोग नॉर्मली हाइब्रिडाइजेशन निकल सकते हो। ओके तो क्वेश्चन में ज्यादा के ज्यादा जो पूछा जाता है वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। सपोज देखिए PCl5, फिर CH4, NH3, H2O, इसका हम लोग निकलते हैं। PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d। sp3d होने से बॉन्ड एंगल क्या होगा 120 डिग्री और 90 डिग्री। फिर शेप क्या है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ट्राइगोनल हो गया और बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल ऐसे है, देखिए ये जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है PCl5 का, यहाँ पे 3 PCl बॉन्ड है 90 डिग्री 120 डिग्री करके। इसको कहते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको, इक्विटोरियल बॉन्ड। और यहाँ पे जो 90 डिग्री करके है 2 PCl बॉन्ड, उसको कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है अमंग द फॉलोइंग which of the following or among the following all bonds are not equal। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। देखिए यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड है और इक्विटोरियल बॉन्ड है। ये 2 जो है ऊपर और नीचे वाला ये है एक्सियल बॉन्ड, और ये 3 जो है ये है इक्विटोरियल बॉन्ड। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड किस में है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप वाला जो होगा मैक्सिमम उसमें डिफरेंट टाइप का बॉन्ड देखते हैं हम लोग। और भी एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए CH4 मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा है टेट्राहेड्रल शेप है, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। इसका जो बॉन्ड एंगल है ये क्या है 109.5 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और शेप है टेट्राहेड्रल। ठीक है, फिर देखिए NH3 का है सेम, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। 4 है 4 - 1 3 sp3, और ये शेप क्या है पिरामिडल शेप कहते हैं इसको। ये शेप को पिरामिडल शेप कहते हैं। H2O देखिए ये जो शेप इसको कहते हैं बेंट शेप या फिर V शेप भी कह सकते हो, और इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ठीक है, फिर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री। एक्चुअली ये बॉन्ड एंगल का क्यों चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ पे sp3 तो मैंने बताया था उस चार्ट में आप लोग देख सकते हो, sp3 होगा तो 109.5। ठीक है, यहाँ पे भी sp3 होगा तो बॉन्ड एंगल, देखिए मैंने बॉन्ड एंगल नहीं बताया, यहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा 107 डिग्री। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 107 डिग्री, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। मगर मीथेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन
परफेक्टली शो कर रहा है क्योंकि बॉन्ड एंगल भी सेम है अकॉर्डिंग टू चार्ट, बट यहाँ पे सेम नहीं है। क्यों? ये वीएसई पेयर थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। वीएसई पेयर थ्योरी क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। उसमें क्या बताया गया, मैं जिसमें बोल रहा हूँ सुनिए, ध्यान रखिए। वीएसई पेयर थ्योरी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, मतलब बात में आंसर है। तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसमें जो रिपल्शन होता है इसके ऊपर स्ट्रक्चर डिपेंड करते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा के ज्यादा रहेगा तो रिपल्शन ज्यादा होगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? चेंज होगा। तो यहाँ पे देखिए कोई इलेक्ट्रॉन था लोन पेयर मिथेन में, CH4 में नहीं था ना, तो बॉन्ड एंगल कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इक्वलिटी रहा। यहाँ पे एक लोन पेयर है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन थोड़ा होगा, इसलिए थोड़ा बॉन्ड एंगल का चेंज है 109.5 डिग्री से 107 डिग्री, थोड़ा चेंज है। और यहाँ पे देखिए ज्यादा चेंज है, 109.5 डिग्री से डिफरेंस ज्यादा है यहाँ पे। क्यों? दो लोन पेयर है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो बताया गया कि लोन पेयर का जो रिपल्शन, बहुत ध्यान रखिए ये बात, लोन पेयर का जो रिपल्शन है ये बहुत ज्यादा होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर से और बॉन्ड पेयर से। लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, फिर होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, फिर होगा बॉन्ड पेयर का रिपल्शन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन बहुत कम है, इसलिए सेम टू सेम बॉन्ड एंगल। यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन थोड़ा ज्यादा है, इसलिए बॉन्ड एंगल का थोड़ा चेंज है, 109.5 से थोड़ा चेंज, यहाँ पे ज्यादा चेंज। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करके वीएसई पेयर थ्योरी ऊपर डिपेंड करके स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो रहा है। तो वीएसई पेयर थ्योरी में और भी बताया गया, जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे ज्यादा होगा वहां पे बॉन्ड एंगल का चेंज ज्यादा होगा, मतलब लोन पेयर ऐसा स्ट्रक्चर ऐसे करके स्टेबल होगा जहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा के ज्यादा मतलब डिस्टेंस में रहेगा, फिर उसमें स्टेबिलिटी भी ज्यादा होने वाला है। मतलब टफ जो पूछा जाता है बॉन्ड एंगल का, फिर हाइब्रिडाइजेशन का, देखिए आप लोग 1 सेकंड में कर सकते हो। इसका एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ClF3 SF4 XCF2 XCF4 XCO2F2 XCO3 XCOF4, ठीक है, फिर ICl2 माइनस। तो देखिए ये सारा जो इम्पोर्टेंट है, BrF5 भी है, BrF5। तो इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉमन है, आप लोग चेक कर लीजिए। तो कैसे निकल सकते हो, एक शॉर्टकट है, देखिए, नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे पहले और एक चार्ट मैंने बुक में बता दिया था, 2 होगा तो sp, 3 होगा तो sp2, 4 होगा तो sp3, 5 होगा तो sp3d, 6 होगा तो sp3d2, 7 होगा तो sp3d3। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर डिपेंड करके ClF3 ले लिया पहले, ठीक है, ClF3 ले लिया। तो ClF3 में कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ClF3 ले लिया, तो नंबर ऑफ एटम अटैच्ड क्लोरीन के साथ सेंट्रल एटम कौन है, सबसे कम जो होता है वही सेंट्रल एटम नॉर्मली। तो यहाँ पे ये दोनों में कम है क्लोरीन, तो क्लोरीन को सेंट्रल एटम मानते हैं। सेंट्रल एटम के साथ नंबर ऑफ एटम अटैच्ड 3 लिख के, फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। देखिए क्लोरीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं, बहुत आसान है, ये देखने से आप लोगों को बहुत इजीली आप लोग कर सकते हो। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, 7 है, क्योंकि ग्रुप 17 एलिमेंट है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फिर कितना एटम अटैच्ड है, 3 एटम अटैच्ड, माइनस कीजिए 4 है, 4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, तो 3 + 2 क्या हो गया 5, हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3d है, बस नॉर्मल। माइनस कीजिए, जो आएगा वो कितना, मतलब 4 आया तो 2 लोन पेयर है, प्लस कीजिए जितना बिलो आएगा वो ही यहाँ से देख के लिख लीजिए हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और शेप है इसका, शेप अगर आप लोगों को पूछा गया तो शेप क्या है इसका, वो आप लोग
वीएसपीआर थ्योरी के ऊपर डिपेंड करके जो होता है, वीएसपीआर थ्योरी के ऊपर डिपेंड करके इसका स्टेट क्या होता है, टी शेप होता है, ठीक है, टी शेप। देखिए नेक्स्ट SF4 के लिए नंबर ऑफ एटम एटम्स 4 है और ग्रुप 16 एलिमेंट, तो लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा सल्फर का 6, तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 माइनस कीजिए 2, तो एक लोन पेयर हुआ, तो 4 + 1 5, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। फिर XeF2 ले लीजिए, XeF2 लेने से क्या है, Xe जेनन के साथ कितना है एटम एटम्स है 2 है और Xe 8 है लास्ट शेल में, और 2 माइनस कीजिए 6, मतलब 3 लोन पेयर, तो 2 + 3 5, ये भी sp3d निकल के आया। फिर और एक ले लेते हैं XeO2F2, इसके लिए Xe का इसके साथ अटैच एटम है 4, फिर जेनॉन का है 8। देखिए ऑक्सीजन जब आएगा, ऑक्सीजन क्या है, 2 करके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन करके डोनेट करेगा, तो 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 4, और यहाँ पे 2 फ्लोरीन है -2, मतलब कितना लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर हुआ, तो 5 मतलब ये भी sp3d आ रहा है। फिर XeO3 ले लीजिए, XeO3 होने से जेनॉन का साथ एटम एटम्स 3 है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में जेनॉन का, 3 माइनस कीजिए, 3 तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन 2 करके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो 6 होगा, 2 3 + 2 मतलब 1 लोन पेयर, 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर, तो यहाँ पे भी 1 होगा, 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ऐसे करके आप लोग ये टेक्निक अप्लाई करके कुछ भी मतलब कोई भी एलिमेंट का आप लोग निकाल सकते हो। ये ICl2- कैसे निकालेंगे, देखिए ICl2- नंबर ऑफ एटम एटम्स 2 है, आयोडीन ग्रुप 17 एलिमेंट मतलब लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे एक माइनस है, माइनस मतलब एक ऐड कीजिए आप लोग, ये बात जरूर याद रखनी है कि एक माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो माइनस मतलब कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ही माइनस होता है, इसलिए हम लोग ऐड कर लेते हैं। अगर प्लस रहेगा सपोज NH4+, तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे, क्यों, इलेक्ट्रॉन छोड़ के ही प्लस होता है इसलिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, 8 - 2 6 मतलब कितना लोन पेयर, 3 लोन पेयर, तो 2 + 3 5 मतलब sp3d। तो ऐसे करके आप लोग कोई भी एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन ऐसे करके शॉर्टकट निकल सकते हो, और चार्ट यूज करके शेप भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या बताया गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया गया अगर A एक एटम है, B और एक एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन E है, इसका इलेक्ट्रॉन EB, इसका न्यूक्लियस N है, इसका न्यूक्लियस NB, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिपल्शन होगा, न्यूक्लियस क्या होगा, रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस अट्रैक्शन, इसका इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस अट्रैक्शन, इसका इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस अट्रैक्शन, इसका इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस अट्रैक्शन, तो क्या है 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस 2 रिपल्सिव फोर्सेस। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया गया, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, देखिए क्योंकि ये क्रैश कोर्स है इसलिए, तो यहाँ पे क्या है देखिए, अट्रैक्टिव फोर्स अगर रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा है तो कोई भी एक मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल होगा। अगर अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स लेस देन और इक्वल टू है तो उस मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल होगा। इक्वल और लेस देन होगा तो अनस्टेबल होगा, इसलिए He2 डज नॉट एग्जिस्ट, He2 इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT जिसको कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 2 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन में काम पे आता है, जो हायर एनर्जी है वो है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अप टू एटॉमिक नंबर 7 मतलब नाइट्रोजन तक ये फॉर्मूला अप्लाई है, और ये फ्रॉम ऑक्सीजन मतलब अप टू एटॉमिक फ्रॉम एटॉमिक नंबर 8 वी विल डू अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो अगर ऑक्सीजन दिया जाए तो ऑक्सीजन में देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मतलब मॉलिक्यूल लेंगे, एटॉम नहीं लेंगे,
मॉलिक्यूल मतलब सपोज O2 लेंगे, ऑक्सीजन करेंगे तो O2 लेंगे, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है। तो 16 के लिए कैसे ड्रॉ करेंगे, 2 2 2 2 2 2 2, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो लास्ट में 2 है तो 2 कैसे देंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो एक एक ऐसे करके देंगे यहाँ पे, तो लास्ट शेल में कितना रहा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे करके अनपेयर्ड होगा तो इसको कहेंगे पैरामैग्नेटिक, इसको कहेंगे पैरामैग्नेटिक। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको कहेंगे डायामैग्नेटिक। मतलब लास्ट शेल में अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको कहेंगे डायामैग्नेटिक। तो ये होगा ऑक्सीजन का। अगर नाइट्रोजन के लिए किया जाए, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 है, तो 1:2 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ऐसे करके कर सकते हैं। फिर इसके बॉन्ड ऑर्डर आप लोग निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर है एक्चुअली नंबर ऑफ, कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखिए स्टार वाला जो है यहाँ पे वो है एंटी बॉन्डिंग, और विदाउट स्टार जो है वो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर किसको कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। दो एटम के अंदर जो बॉन्ड रहता है उसको ही कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। 2 रहेगा तो डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा बॉन्ड ऑर्डर 3, ऐसे करके आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए अगर देखा जाए तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब स्टार छोड़ के यहाँ पे 2 2 2 2 2 तो कितना 10, और स्टार वाला 1 2 3 4 5 6 बाई 2 4/2 2, मतलब ऑक्सीजन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है। अगर नाइट्रोजन के लिए लिया जाए तो क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10, और स्टार वाला 1 2 3 4 ही है बाई 2 6/2 3, तो नाइट्रोजन क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होने वाला है, ठीक है। मैं ड्रॉ करके नहीं दिखा रहा, ये बोर्ड के लिए एक्चुअली ये शॉर्टकट आप लोग एंट्रेंस के लिए मैं बता रहा हूँ स्पेशली। तो देख लीजिए ऐसे करके आप लोग इजीली मॉलिक्यूलर फिजिकल थ्योरी यूज करके निकल सकते हो बॉन्ड ऑर्डर, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक कैरेक्टर आप लोग देख सकते हो। तो इसका जो शॉर्टकट एक है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, वो क्या है, वो देखिए शॉर्टकट ट्रिक देखिए, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 3 1 4 3, सिर्फ ये ही याद रखना है। फिर 15 होगा तो 2.5, 16 होगा तो 2, 17 होगा तो 1.5, 18 होगा तो 1 लिखेंगे, ठीक है। और ऊपर की तरफ 13 होगा तो सेम 2.5, 12 होगा तो 2, 11 होगा तो 1.5, 10 होगा तो 1। तो ये सिर्फ याद रखना है 1 4 3, जिसको आई लव यू फॉर्मूला भी कह सकते हो, ठीक है। 1 4 3 फॉर्मूला। तो नीचे की तरफ एक एक करके बढ़ेगा तो यहाँ पे एक एक करके कम होगा, 0.5 करके बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, और ऊपर की तरफ कम एक एक करके कम होगा तो यहाँ पे भी एक एक करके कम होता जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग, सपोज आप लोगों को पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आने वाला है, जरूर इस साल आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा। नीट बोलो, जेईई मेंस बोलो, एम्स बोलो, जिसमें भी बोलो, ये बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन रहता ही है। तो बहुत इजी है, इजी टॉपिक, ये ट्रिक यूज करके आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोगों को पूछा गया N2 प्लस O2 माइनस और O2 प्लस O2 2 माइनस O2 माइनस CO, तो कैसे निकालेंगे, देखिए N2 में कितना है, N2 में इलेक्ट्रॉन है 14, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन घटा तो 13 इलेक्ट्रॉन है, तो 13 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5, बस सिंपल। फिर यहाँ पे O2 है 16, एक इलेक्ट्रॉन कम मतलब 15 होगा तो बॉन्ड होगा क्या होगा 2.5। O2 2 माइनस 16 है, 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे इसके साथ तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर 1। फिर O2 है 16 माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन 17 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5। फिर CO, C कार्बन का कितना है 6, ऑक्सीजन का 8, 14 होने से बॉन्ड ऑर्डर 3, इसलिए कार्बन ऑक्सीजन ऐसे करके बॉन्ड 3 रहता है दोनों के बीच, ठीक है। बस हो गया।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हाइड्रोजन के साथ 3 एलिमेंट का बॉन्ड फॉर्मेशन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फॉन, फॉन याद रखना, शाहरुख खान का मूवी है फैन, फैन मूवी आप लोग जरूर देखा होगा, और ये फॉन ऐसे करके याद रखना है, ठीक है। तो फॉन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों ही सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, बाकी कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा हाइड्रोजन के साथ। तो देखिए टाइप क्या क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टाइप है। नंबर 1 इंटरमॉलिक्यूलर, नंबर 2 इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब बिटवीन डिफरेंट एटम्स, और यहाँ पे बिटवीन सेम एटम्स। इंटरमॉलिक्यूलर है बिटवीन डिफरेंट एटम्स और इंट्रामॉलिक्यूलर है बिटवीन सेम एटम्स। तो देखिए H2O ऐसे करके जो डिफरेंट मॉलिक्यूल, कैसे डिफरेंट मॉलिक्यूल हुआ, यहाँ पे एक H2, यहाँ पे और एक H2, यहाँ पे और एक H2, ऐसे करके दो मतलब डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट वाटर में हो रहा है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए इसको कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रामॉलिक्यूलर क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर है सेम एटम के अंदर, देखिए ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड, ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड में क्या होता है? सेम मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसको इसलिए इसको कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रा मतलब सेम मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन, और यह है डिफरेंट मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटर और इंट्रा में स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा एसोसिएट हो जाता है। एसोसिएट होने से क्या होता है? उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है और इसका वोलेटिलिटी कम हो जाता है। तो जिसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा उसका वोलेटिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा, सॉरी जिसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा उसका वोलेटिलिटी कम होगा, क्योंकि ज्यादा बॉन्ड होने से वोलेटिलिटी कम हो जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सोल्यूबिलिटी भी उसका ज्यादा होगा। वाटर मॉलिक्यूल किसी भी मॉलिक्यूल के साथ सोल्यूबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होने से ये भी ज्यादा होता जाता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट ये भी ज्यादा होगा और सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगा, तो बोला है मैंने। और वोलेटिलिटी क्या होगा? मतलब वोलेटाइल में कन्वर्ट होने का चांसेस कम होता जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है इसलिए। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वैन डर वाल्स फोर्स से भी बहुत स्ट्रॉन्गर फोर्स है। वैन डर वाल्स फोर्स में होता है 8 किलो जूल पर मोल और इसमें होता है 40 किलो जूल पर मोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मगर ये आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड से थोड़ा कम है, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड वैन डर वाल्स बॉन्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। थैंक यू, देखते रहिए। और इसके ऊपर डिपेंड करके क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर मतलब कैसे टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन हुआ है, फिर बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है कम है, अकॉर्डिंग टू इंक्लूडिंग बॉइलिंग पॉइंट अरेंज कीजिए, ऐसा टाइप का क्वेश्चन जरूर रहेगा। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो देखते रहिए। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जरूर ध्यान दीजिए और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम।